हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नीलम कई देर से अपनी बहू को आवाजें लगा रही थी, लेकिन नीलम को उसकी बहू कहीं नहीं दिखती। कुछ देर बाद नीलम की बहू चेतना अपना बैग लेकर बाहर से आती है। अरे बहू, तेरे पैर में पहिए लगे हैं क्या? जब देखो यहाँ वहाँ घूमना जरूरी है। माँ जी, आपको बताया तो था आज मेरा शो है, तभी तो मैं गई थी। मुझे कब बताया तूने? मुझे तो कुछ याद भी नहीं है। कब बताकर चली गई तू? माँ जी, मैं आपको बिना बताए कहीं भी नहीं जाती हूँ, तो अपने शो के लिए कैसे जा सकती हूँ? और आप अपने कमरे में सो रही थी, तब मैं आई थी तो आपके पास पूछने कि मैं शो में जा सकती हूँ। अरे बहू, तेरी ये जो होशियारी है ना, मैं अच्छे से जानती हूँ। तू ज्यादा तेज बनने की कोशिश मत कर, वरना तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। अगर मैं सो रही थी तो मेरे उठने का इंतजार नहीं कर सकती क्या? माँ जी, मैं वहीं आपका इंतजार ही कर रही थी कि आप कब उठोगी, और जब आप उठी तो वो वापस मैंने आपसे पूछा भी था, तो आपने कहा था मुझे कि मैं जा सकती हूँ। बदतमीज, एक तो मुझसे झूठ बोल रही है, ऊपर से मुंह चोरी कर रही है। अरे मैंने तुझे जाने को कब बोला? तुझे शर्म नहीं आती है क्या अपनी सास से ही जबान लड़ाते झूठ बोलते? माँ जी, मैं आपसे कोई झूठ नहीं बोल रही, आप गलत समझ रही हो। अरे अब तक तो तुझे समझ नहीं आया क्या कि ससुराल में कैसा रहना चाहिए? लेकिन कोई बात ऐसी है कि मैं तो अब तुझे सबक सिखाकर ही मानूं। मुझसे बिना पूछे आज के बाद कुछ करने की नहीं सोचेगी। नीलम चेतना को बहुत मारती है और चेतना बेचारी अपनी सास और पति की हर बात चुपचाप मानती रहती है। ऐसे ही कई दिनों तक चलता है। कुछ दिनों बाद चेतना का पति अमन और सास दोनों सोफे पर बैठकर आराम से चाय पी रहे थे कि तभी नीलम की पड़ोसन आती है। अरे नीलम, क्या बहू पाई है तूने? सच में मैंने तेरी बहू की जब से स्टैंड अप कॉमेडी देखी है ना, मैं तो तेरी बहू की फैन हो गई हूँ। बहुत हंसाती है तेरी बहू सबको। अरे एक दो चुटकुले मार लेती है और लोग पागलों की तरह तालियां बजाकर खी खी करते हैं। अरे ये भी कोई काम है क्या? यहाँ मेरा बेटा दिन रात मेहनत करता है ताकि घर में चूल्हा चौका जल सके। तेरी बहू का भी काम कोई कम थोड़ी है, इतने लोगों के चेहरे पर मुस्कान लाने का काम करती है। आंटी जी, बाहर के लोगों का क्या है, वो कभी इस कॉमेडियन को देखकर हंसते हैं तो कभी किसी दूसरे कॉमेडियन को देख करके। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। सास और बेटे दोनों मिलकर चेतना की बुराई करने जा ही रहे थे कि तभी वहाँ चेतना पड़ोसन के लिए चाय लेकर आती है। ये लो आंटी चाय। खुश रहो बेटा। वैसे चेतना बेटा, तुम्हारा अगला शो कब है? आंटी जी, आप शो तो ऐसे बोल रही हो जैसे पता नहीं क्या क्या होता होगा। अरे इसे कोई शो नहीं बोलते हैं, खाली टाइम में बस चुटकुले मारना कहते हैं इसे। अमन बेटा, ये भी तो काम ही होता है। और तुम लोग भी चेतना की स्टैंड अप कॉमेडी देखने नहीं गए हो ना, तभी कुछ भी बोले जा रहे हो। अरे कभी देखने जाओ कि चेतना का भी कितना काम है। अरे वो नाम बदनाम नाम है। अरे मैं तो अपनी बहू को कब से समझा रही हूँ कि ये सब छोड़कर घर बार में ध्यान दे। पता नहीं क्या स्टैंड अप कॉमेडी करती है। माँ जी, स्टैंड अप कॉमेडी करने के लिए भी टैलेंट चाहिए। इतनी भीड़ को बस अपनी बातों पर हंसाना कोई आम बात तो नहीं है ना। और मेरा शो देखने के लिए लोग बहुत दूर दूर से आते हैं। अरे बहू, तू तो मुझसे किसी बात को लेकर मुंह जोरी मत कर। यहाँ तेरे काम तो ऐसे हैं कि लोग हंसना भूल जाएंगे। चली है स्टैंड अप कॉमेडी करके लोगों को हंसाने। वैसे चेतना बेटा, तुम्हारा अगला शो कब है? आंटी जी, बस इसी महीने की आखिरी तारीख को है। चल, मैं तो जरूर आऊंगी तेरा शो देखने। अमन बेटा, तू भी चल देखने। तू तो आज का ही लड़का है, तुझे भी बहुत पसंद आएगा, मैं बता रही हूँ। आंटी जी, ये आप क्या बोले जा रही हो? मेरे पास खुद के लिए टाइम तो होता नहीं है और आप बोल रहे हो कि मैं अपना काम छोड़ छाड़ कर इसका वो दो कौड़ी का शो देखने जाऊं? अमन और नीलम दोनों ही चेतना को कुछ समझते ही नहीं थे, बल्कि हमेशा उसके काम को लेकर उसे नीचा दिखाते। कुछ दिनों बाद चेतना अपने स्टैंड अप शो के लिए जाती है। हम लोग पहली बार तो मिलने ही रहे हैं। आप लोग भी बस अमीर हो तो पैसे उड़ाने आ जाते हो। अब मुझे तो अपना काम करना ही पड़ेगा ना, ज्यादा दिल पर मत लेना, मेरा काम है ये। आप लोगों में से यहाँ कितने लोग हैं जो अब भी स्कूल में हो? चेतना वहाँ सबको अपनी स्टैंड अप कॉमेडी से हंसा रही थी। सब लोग बहुत एंजॉय कर रहे थे। चेतना ब्रेक के लिए थोड़ा साइड में आती है, तभी अमन का फोन आता है। चेतना, मेरी फाइल कहाँ है? तुमसे कितनी बार कहा है मैंने कि मेरे सामान को हाथ मत लगाया करो। तुम्हें एक बार में बात समझ नहीं आती क्या? मैंने आपके किसी भी सामान को हाथ नहीं लगाया है। आप जब कल शाम ऑफिस से आए थे तो सीधा माँ जी के कमरे में गए थे।
और वहीं पर आपकी फाइल भी है। मेरी फाइल माँ के कमरे में क्या कर रही है? और अगर तुम्हें पता था तो तुम मेरी फाइल लाई क्यों नहीं? अरे हाँ, तुम्हें कहाँ फुर्सत होगी, तुम तो बस खीखी करने में लगी होती हो ना। तुम्हें अपने जोक सुनाने से फुर्सत मिलेगी तभी तो मेरे चीजों पर ध्यान दोगी। अमन फोन रख देता है और वहीं खड़ी चेतना भी रोने लगती है। इस उदास बहू की स्टैंड अप कॉमेडी पे सबको हंसी आती है, लेकिन मेरी उदासी किसी को नहीं दिखती। खैर, अब मेरे लिए तो ये रोज का ही हो गया है। चेतना को अपने परिवार से जरा भी सपोर्ट नहीं मिलता था, इसीलिए वो हमेशा ही उदास रहती। लेकिन बस उसके चेहरे पर हंसी तभी आती जब वो अपने काम को यानी कि स्टैंड अप कॉमेडी को करती। कुछ दिनों बाद चेतना का शहर में एक बहुत बड़ा शो था जिसकी चर्चा हर कोई कर रहा था। चेतना उस शो के VIP पास लेकर अपने पति और सास के पास जाती है। माँ जी, अमन जी, मेरा बहुत बड़ा शो हो रहा है शहर में। काफी दूर दूर से लोग देखने आने वाले हैं मेरा शो। ये पास मैं आपके लिए लाई हूँ, आप भी मेरा शो देखने आओगे ना? बहू, पहले तो मुझे तो ये बता कि अब अपना कीमती समय खराब करके तेरे शो में जाएं क्यों? और चलो मानो चले भी गए तो तेरे चुटकुलों पर बिना बात के खीखी हमसे नहीं होगी। माँ जी, ये शो मेरे लिए बहुत जरूरी है और मैं यही चाहती हूँ कि मेरे खास लोग भी मेरे इस बड़े दिन में शामिल हो। मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप लोग भी आएंगे तो। हमें भी बहुत अच्छा लगेगा जब तुम ये फालतू का काम छोड़कर घर के काम पर ध्यान देने लगोगी। चेतना पास वहीं पर रखकर अपना घर का काम करने चली जाती है। चेतना को अब अपने परिवार वालों से कोई उम्मीद नहीं थी, इसीलिए वो शो वाले दिन तैयार होकर चली जाती है। लेकिन उस समय वहाँ उसकी सास और पति भी आए होते हैं। माँ जी, अमन जी, आप लोग आए हो यहाँ। मुझे आप लोगों को यहाँ देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। तुम इतना बोल रही थी तो बस इसलिए हम लोग आ गए, वरना हमारा यहाँ आने का कोई इरादा नहीं था। कोई बात नहीं, आप आए हैं यहाँ, मुझे इसी बात की बहुत ज्यादा खुशी है। चल बहू, अब जल्दी से अपने चुटकुले सुना और ये सब खत्म करके घर चल। मुझे तो यहाँ बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। पता नहीं कैसे लोग यहाँ तेरे चुटकुले सुनने आते हैं। चेतना अब अपनी स्टैंड अप कॉमेडी शुरू कर देती है। मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि मैरिड लाइफ बहुत अच्छी होती है। ये इसलिए नहीं बता रही कि ये वाकई अच्छी होती है, बल्कि इसलिए बोल रही हूँ कि मैं क्यों अकेले भुगतूं ये सब, तुम सब भी भुगतो ना। मेरा तो ये भी मानना है कि सबको एक बार शादी तो जरूर करनी चाहिए। इसलिए नहीं कि शादी के बारे में पता चले, बल्कि इसलिए कि शादी क्यों नहीं करनी चाहिए ये पता चले। चलो, ये सब मजाक हो गया। अब यहाँ कौन महंगे महंगे होटल में जाता है और वहाँ से साबुन की टिकिया छुपा के लाता है? चेतना की बेधड़क कॉमेडी लोगों को बहुत पसंद आती है, यहाँ तक कि उसकी सास और पति को भी। जब शो खत्म होता है तो चेतना साइड में जाकर रोने लगती है। बहू, हमें ना माफ कर दे। हमने ना ही तुझे कभी समझा और ना ही कभी तेरे काम को अहमियत दी, लेकिन इतना सब होता है तेरे साथ और फिर भी तू मुस्कुरा रही है। अरे कैसी इंसान है तू, उदासी में भी सबको हंसाती है। मुझे आज अपनी बहू पर बड़ा गर्व है। चेतना के परिवार को उसकी कदर समझ में आती है और उसके बाद वो कभी भी उसे उसके काम के लिए नीचा नहीं दिखाते। गौरव पार्क में मोहिनी का इंतजार कर रहा था कि तभी वहाँ पर मोहिनी शॉर्ट्स पहनकर आंखों पर चश्मा लगाए आती है और गौरव को गले लगाते हुए उससे कहती है, बेबी सॉरी, मैं थोड़ी लेट हो गई। तुम्हें पता है मैं तुम्हारा कितना इंतजार कर रहा था, और एक तुम हो। अरे बाबा सॉरी ना, अब क्या जान लोगे? हाँ सच्ची? मुच्ची। इस तरह अब दोनों एक दूसरे के साथ बैठकर टाइम स्पेंड करते हैं। वो दोनों आपस में एक दूसरे से बात कर ही रहे थे कि तभी मोहिनी की नजर एक लड़के पर पड़ती है। वो लड़का अपनी गर्लफ्रेंड के साथ चश्मा लगाए बैठा हुआ था। उसके चश्मे को देख मोहिनी गौरव से कहती है, हाय बेबी, देखो उधर। कहाँ? अरे सामने देखो ना, उस लड़के का चश्मा कितना अच्छा लग रहा है। वाओ बेबी, मुझे भी वही चश्मा चाहिए। हाँ हाँ, दिला दूंगा। जब हम घर चलेंगे ना तब मैं वो चश्मा तुम्हें दिलवाऊंगा। हाँ ठीक है। इस तरह मोहिनी उस समय शांत तो बैठ जाती है, लेकिन उसकी शांति बस कुछ ही समय के लिए थी। जब उसकी नजर उस लड़के पर दोबारा जाती है तो वो देखती है कि वो लड़का वहाँ से जा रहा है और उसको जाता देख मोहिनी गौरव से कहती है, गौरव बेबी, मुझे कोल्ड ड्रिंक पीनी है, क्या आप मेरे लिए एक कोल्ड ड्रिंक ला दोगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं। इस तरह गौरव कोल्ड ड्रिंक लेने के लिए चला जाता है तो वहीं दूसरी तरफ अब मोहिनी खुद के शरीर पर मिट्टी लगा लेती है और उस लड़के के पास जाती है, जहाँ वो उससे बोलती है,
ए बाबा दे दे रे बाबा, 3 दिन से कुछ नहीं खाया है रे बाबा। अगर तू मेरे को कुछ दे देगा तो एक गरीब की दुआ लगेगी। नहीं नहीं, मेरे पास कुछ भी नहीं देने को, जाओ यहाँ से। अगर तेरे पास कुछ नहीं है तो तू अपना चश्मा ही दे दे रे बाबा, मुझको ये भी चलेगा रे बाबा, यहाँ धूप बहुत लगती है बाबा। अब क्या था, उसको देख वो लड़का अपनी गर्लफ्रेंड को धीरे से बोलता है, यार ये तो कहीं से भी भिखारन नहीं लग रही, क्या करूँ? यार लग तो मुझे भी नहीं रहा। खैर दे दो ना, चश्मा ही तो मांग रही है, और क्या पता इसको ये कपड़े भी किसी ने दिए हो, ऐसा भी तो हो सकता है ना। हो तो सकता है। इस तरह अब वो लड़का उसको वो चश्मा दे देता है। और फिर क्या था, वो चश्मा लेकर वहाँ से चली जाती है और वो दोनों कपल भी वहाँ से चले जाते हैं। कुछ समय बाद जब गौरव आता है तब मोहिनी के कपड़ों पर गंदा देख वो उससे पूछता है, अरे मोहिनी, तुम्हारे ये कपड़े इतने गंदे कैसे हुए? कपड़े गंदे कैसे हुए? अब वो यहाँ ना बच्चा गिर गया था तो मैं भी गिर गई। क्या? यहाँ मतलब यहाँ पर एक बच्चा था तो वो गिर गया था, तो मैं उसको बचाने के लिए जब उसके पास गई तो मैं भी गिर गई। गौरव अब उसको तिरछी निगाहों से देखने लगता है कि तभी उसकी नजर उसके चश्मे पर जाती है, जहाँ वो उस चश्मे को देखकर उससे पूछता है, मोहिनी सच बताओ, और ये चश्मा कहाँ से आया तुम्हारे पास? अब क्या था, बेचारी मोहिनी को सब कुछ बताना पड़ गया कि किस तरह से उसने वो चश्मा उस लड़के से लिया था। ये सुनकर बेचारा गौरव अपने सर पर हाथ रखकर नीचे जमीन पर दोनों पैरों को मोड़ते हुए बैठ जाता है और उससे बोलता है, मैंने तुम्हें कहा था ना कि मैं तुम्हें वो चश्मा दिलवा दूंगा, लेकिन फिर भी तुम नहीं मानी और तुमने भीख मांग ली। सॉरी गौरव, पर तुम तो जानते हो ना कि मुझे चश्मा कितना पसंद है और तुम्हारी चश्मे वाली गर्लफ्रेंड है। गौरव कुछ नहीं बोलता है और चुपचाप वहाँ से चला जाता है और गौरव को देखकर वो मोहिनी भी उदास हो जाती है, जिसके बाद अब वो अपने घर चली जाती है। ऐसे ही अब दिन गुजरने लगते हैं और एक शाम फिर गौरव के साथ मोहिनी लॉन्ग ड्राइव पर थी कि तभी मोहिनी को चश्मे की दुकान दिखाई पड़ती है और वो गौरव को बोलती है, गौरव देखो वहाँ पर चश्मे की दुकान है, चलो ना बेबी, यहाँ से हम चश्मा खरीदते हैं प्लीज। मैं तुम्हारा क्या करूं मोहिनी, कभी कभी मेरा मन करता है कि मैं तुमसे ब्रेकअप कर लूं। बट वाई बेबी? क्योंकि तुम मुझे बहुत ज्यादा दुखी करती हो। अरे भला कोई चश्मे के पीछे इतना थोड़ी ना पागल होता है। मैं क्या करूँ गौरव, अब मुझे चश्मा ही इतना पसंद है, और वैसे भी तो मैं चश्मा लेने जा रही हूँ। अगर तुम्हें चलना है तो तुम चलो, नहीं तो मैं चली अपना चश्मा लेने। मोहिनी मोहिनी, क्या करूं मैं इस लड़की का। इस तरह अब मोहिनी किसी की नहीं सुनती और वो चश्मा लेने के लिए चली जाती है। बेचारे गौरव को भी अब ना चाहते हुए मोहिनी के पीछे जाना पड़ता है, जिसके बाद अब मोहिनी बहुत सारे चश्मे खरीद लेती है। इस तरह अब समय गुजरता रहता है और समय गुजरने के साथ साथ मोहिनी की चश्मे की फैंटेसी बढ़ती ही जा रही थी। ऐसे ही एक शाम गौरव मोहिनी को कॉल करता है और उससे बोलता है, हेलो मोहिनी, आज शाम को मेरी एक फ्रेंड की पार्टी है, तो तुम शाम को अच्छे से तैयार हो जाना, ठीक है? अच्छा ठीक है बेबी। इस तरह से अब मोहिनी भी फोन काट देती है और अब पार्टी के लिए रेडी होने लगती है। कुछ समय बाद मोहिनी रेडी हो जाती है और जब गौरव उसको लेने आता है तो वो देखता है कि वो चश्मों के कलेक्शन को देख रही है। उसको ऐसा देख गौरव बोलता है, मोहिनी मैंने तुम्हें कहा था ना कि रेडी रहना, फिर भी तुम रेडी नहीं हुई। बेबी मैं रेडी हूँ, बस मुझे इन कलेक्शन में से समझ नहीं आ रहा है आखिर मैं कौन सा चश्मा पहनूं। उसकी बात सुनकर गौरव उसको एक ब्लैक कलर का चश्मा देता है और उससे बोलता है, लो इस चश्मे को पहन लो, ये तुम पर बहुत अच्छा लगेगा। इस तरह से मोहिनी वो चश्मा पहन लेती है और गौरव के साथ उसके दोस्त की पार्टी में चली जाती है, जहाँ सभी लोग पार्टी एंजॉय कर रहे थे। तो वहीं मोहिनी की नजर सभी के चश्मों पर थी। उसकी नजर देख गौरव मोहिनी से बोलता है, बेबी यहाँ बेइज्जती मत करवा देना प्लीज। गौरव उससे बात कर ही रहा था कि तभी मोहिनी की नजर उस लड़के पर जाती है जिस लड़के से उसने वो चश्मा भिखारन बन के मांगा था। उसको देख मोहिनी खुद से बोलती है, ये भगवान, ये तो वही लड़का है जिससे मैंने चश्मा मांगा था, ये यहाँ क्या कर रहा है। मोहिनी खुद से बात कर ही रही थी कि तभी उस लड़के की गर्लफ्रेंड भी आ जाती है और अब वो दोनों मोहिनी और गौरव की तरफ ही आ रहे थे। उन दोनों को अपने सामने देख मोहिनी मन में कहती है, अरे अब ये दोनों यहाँ पर क्यों आ रहे हैं, हे भगवान ये क्या हो रहा है।
कुछ देर बाद वो कपल वहाँ आ जाते हैं और गौरव से वो लड़की हाथ मिलाते हुए कहती है, हेलो गौरव, कितने समय बाद तुम मुझे दिखे हो। खैर, मेरे फियांसे से मिलो, ये है राज। हेलो राज। हेलो गौरव। अरे राज सरगुन छोड़ो ये सब, मैं तुम्हें अपनी होने वाली वाइफ से मिलवाता हूँ। मोहिनी, इनसे मिलो, ये है मेरी बहुत अच्छी दोस्त सरगुन। मोहिनी अब पीछे पलटती है और जैसे ही सरगुन उसको देखती है तो वो हंसते हुए बोलती है, अरे गौरव, तुझे कोई और लड़की नहीं मिली शादी करने को? मिली तो ये भी भिखारन ही मिली। क्यों सरगुन, तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? मोहिनी कितनी सुंदर है, अच्छी लड़की है और सब कुछ है इसके पास, अच्छे घर से है, और तुम इसको भिखारन नहीं बोल सकती। अब भिखारन को भिखारन नहीं बोलेंगे तो और क्या बोलेंगे? और वैसे भी जब ये अच्छे घर से थी तो उस दिन भी तो भीख ही मांग रही थी ना हमसे। हमने इसको पैसे तो दिए नहीं, लेकिन भीख के तौर पर चश्मा दे दिया। हाँ, भीख मांगते हुए कह रही थी, दे दे रे बाबा, कुछ दिनों से कुछ खाया नहीं है। उनकी बात सुनकर अब गौरव को बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है और साथ ही मोहिनी को भी अब शर्म आने लगी थी खुद की ही हरकत पर। लेकिन मोहिनी उस समय कुछ नहीं बोलती और उनको इस तरह से गर्दन झुकाए देखकर सरगुन गौरव से बोलती है, गौरव, इसको छोड़ और नई लड़की ढूंढ। नहीं, मैं इससे प्यार करता हूँ और मैं इसकी इस हरकत की वजह से इसको छोड़ नहीं सकता हूँ। तो इसको चश्मे और वो हर चीज दे जो इसको चाहिए, क्योंकि हम तेरे दोस्त हैं, हम समझ जाएंगे। लेकिन बाहर वाले इसके लिए सही नहीं है, क्योंकि तू तो जानता है ना गौरव, बाहर लोगों को कितनी जल्दी जज कर दिया जाता है। इस तरह से अब मोहिनी भी सुधर जाती है और गौरव भी मोहिनी को वो हर चीज देता जिसकी मोहिनी को जरूरत थी। मोहिनी की फैंटेसी चश्मे को लेकर तो नहीं छूटी, लेकिन उसकी मांगने वाली आदत जरूर छूट गई थी। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।